डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए संस्कृत तृतीय वर्ष के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 2 भाषा विज्ञानना अंगों, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र का अध्ययन किया था। भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य विभाग एवं गौण विभाग। इसका हमने अध्ययन किया था कि भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात जब भाषा विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र यानी उसका क्राइटेरिया कितना बड़ा है, भाषा विज्ञान में हम किन किन चीज़ों का समावेश कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं और उससे हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है, इन सभी को भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो विषय क्षेत्र को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, मुख्य विभाग और गौण विभाग। मुख्य विभाग यानी जो मुख्य रूप से जिनका समावेश किया गया है उनको मुख्य विभाग में, और गौण रूप से यानी उनको गौण रूप से यानी थोड़ा उनका महत्व कम है, ऐसे जो विषय क्षेत्र के जो वस्तुएं हैं उनका गौण विभाग में समावेश किया गया है। तो मुख्य विभाग में आते हैं वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान। मुख्य विभाग में ये 5 चीजों का समावेश किया गया है। वाक्य विज्ञान अर्थात इसमें हमने समावेश किया था कि जो कोई भी शब्द का हम या वाक्य का हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य किनसे मिलकर बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है। तो उन वाक्यों के अर्थों का ज्ञान हमें वाक्य विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए वाक्य विज्ञान का हमने समावेश, और यह किससे जुड़ा हुआ है, भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दूसरा है रूप विज्ञान। रूप विज्ञान यानी शब्दों या धातुओं के रूप से संबंधित, यानी उनके विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग, विभक्तियों का प्रयोग, अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रयोग होता है और किस प्रकार उनका प्रयोग होता है वो सभी रूप विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है शब्द विज्ञान, यानी किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी उसके इतिहास को जानने के लिए शब्द विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, और यह शब्द विज्ञान हमने भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसका समावेश किया है। चौथा है ध्वनि विज्ञान, जो कंठ से, तालु से या हमारे जो उच्चारण स्थान है उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है, उन ध्वनियों का क्या क्या प्रयोग होता है, ये सभी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और यह ध्वनि विज्ञान हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसका समावेश करते हैं। और सबसे अंत में था अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान यानी कोई भी शब्द या वाक्य का हमने प्रयोग किया तो उसका अर्थ का ज्ञान हमें कहाँ से होगा, भाषा विज्ञान से होगा। तो ये 5 मुख्य चीजें, इनका हमने भाषा विज्ञान के मुख्य विभाग रूपी विषय क्षेत्र में इनका समावेश किया है, वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि और अर्थ। अब हम पढ़ने वाले हैं गौण विभाग, यानी भाषा विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसमें गौण रूप से किन किन का समावेश किया गया है। तो इसमें 4 वस्तुओं का समावेश किया है। भाषा का उद्गम, भाषाओं का स्वरूप निर्धारण एवं वर्गीकरण, लिपि और संशोधन यानी रिसर्च, इन सभी को हमने किसमें समाविष्ट किया है, गौण विभाग में समाविष्ट किया है। तो भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के जो गौण विभाग है उसका पहला है बिंदु भाषा का उद्गम। अब भाषा का उद्गम यानी भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके विषय में भाषा विज्ञान में विस्तृत चर्चा की गई है। यह भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान के गौण विषय क्षेत्र में हमने भाषा की उत्पत्ति का समावेश किया है, अर्थात कोई भी भाषा है। अब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे गुजराती भाषा को ही हम ले लेते हैं, तो गुजराती भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, इन सभी की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है, हमें भाषा विज्ञान में ही प्राप्त होती है। यानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित उसका इतिहास, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और जैसे गुजराती भाषा है तो उसमें यह शब्द कैसे बना, इस वाक्य का प्रयोग कैसे हुआ, या कोई भी ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन सभी का समावेश किसके अंतर्गत आता है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में हम भाषा की उत्पत्ति का समावेश करते हैं। दूसरा है भाषा का स्वरूप निर्धारण एवं वर्गीकरण।
अब भाषा का स्वरूप कैसा होगा, इसका जो निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है, उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम भौगोलिक के साथ उसका सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति, इन सभी को भी इसमें समावेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कोई भी भाषा का स्वरूप विकसित हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति का, यानी उस जो क्षेत्र है उसका भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है, उन सभी का प्रभाव किस पर पड़ता है, भाषा का स्वरूप विकसित होने पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब भी हम देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं तो भौगोलिक संदर्भ हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं। यानी हम किसी भी प्रदेश में, जैसे भारत देश में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है, और उन बोलियों, वो जो बोलियां बोली जाती है उनसे संबंधित भाषाओं का यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहला पहलू क्या होता है, भौगोलिक संदर्भ। यानी भौगोलिक परिस्थिति को देखकर हम उस भाषा के स्वरूप का निर्धारण करते हैं कि यह भाषा कैसी हो सकती है। और कई बार कोई भाषा सुनकर हम वहां की भौगोलिक स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि यह भाषा उस क्षेत्र की हो सकती है। तो भाषाओं का जो स्वरूप निर्धारण का कार्य है, ये सभी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही इसका समावेश किया गया है। यानी भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में हम भाषा के स्वरूप निर्धारण को समाविष्ट करते हैं। इसी के साथ में भाषा का वर्गीकरण, यानी भाषाओं को अलग अलग विभागों में बांटा गया है कि एक ही वर्ग से संबंधित, यानी एक ही परिवार से संबंधित भाषा एक वर्ग में आती है, दूसरे परिवार से संबंधित भाषा अलग वर्ग में आती है। ऐसा ही एक भारोपीय परिवार है, यानी भारत और यूरोप के क्षेत्र में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भारोपीय परिवार के अंतर्गत उनका समावेश किया गया है। तो भाषा के स्वरूप का वर्गीकरण, भाषा के स्वरूप का निर्धारण और भाषाओं का वर्गीकरण, इन सभी का समावेश भाषा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि भाषा का स्वरूप कैसा होगा और भाषाओं को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सभी भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तीसरा आता है लिपि। लिपि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भाषा का अंग नहीं है, अपितु वह भाषा का मूर्त रूप है। यानी एक प्रकार से लिपि को भी हम क्या कह सकते हैं, भाषा ही है। तो पहले प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार की लिपियों का विकास हुआ, अलग अलग लिपियां प्रचलित थी। तो इन लिपियों का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भाषा विज्ञान से ही इन लिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाषा का संरक्षण लिपि के माध्यम से होता है एवं लिपि के संकेतों एवं ध्वनियों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यानी ध्वनि और लिपि, इन दोनों के बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध है। यानी ध्वनि से ही लिपि, हम किसी भी लिपि के बारे में पता कर सकते हैं कि यह लिपि किस प्रकार की है। और इस लिपि का जो भाषा का संरक्षण है वो किसके माध्यम से हो रहा है, लिपि के माध्यम से। यानी लिपियों के अंदर ही विभिन्न प्रकार की भाषाएं छुपी हुई है और इन भाषाओं के संरक्षण का कार्य लिपि के द्वारा किया जाता है। इसीलिए भाषा के अध्ययन में उस भाषा से संबंधित लिपि, उसकी उत्पत्ति, विकास और समय के साथ उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि हम भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, यानी किसी भी भाषा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस भाषा के अध्ययन से पहले हमें उससे संबंधित लिपि का अध्ययन कर लेना चाहिए। वह लिपि कैसे उत्पन्न हुई, उसका विकास कैसे हुआ और समय के साथ धीरे धीरे उसमें क्या परिवर्तन आए और वर्तमान समय में वह लिपि किस भाषा में विकसित हुई, इन सभी का ज्ञान हमें भाषा विज्ञान से ही प्राप्त होता है। इसीलिए भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमने गौण रूप से लिपि का भी समावेश किया है। चौथा और आखिरी है संशोधन। भाषा विज्ञान की शाखाएं जैसे रूप विज्ञान, शब्दकोश इत्यादि ऐतिहासिक संशोधन में बहुत उपयोगी है। यानी भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, शब्द विज्ञान, शब्दकोश यानी डिक्शनरी इत्यादि सभी का प्रयोग ऐतिहासिक संशोधन में, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च करने में, यानी किसी भी जो ध्वनि है या भाषा है उसके इतिहास का हमें, या उसके इतिहास के संबंध में हमें संशोधन करना है या उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो भाषा विज्ञान की एक सबसे बड़ी भूमिका उसमें मानी जाती है। जब किसी को अत्यंत प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करना हो और उसके पास शोध उपकरणों का अभाव हो, तब ऐसी परिस्थिति में भाषा विज्ञान अत्यंत उपयोगी हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति को कोई नई संस्कृति का या किसी विशिष्ट प्रदेश की संस्कृति का अध्ययन करना हो और उसके पास शोध उपकरणों का, यानी उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो संस्कृति कैसे विकसित हुई
या उस पर किस किस का प्रभाव पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में उसे किसका अध्ययन कर लेना चाहिए? भाषा विज्ञान का अध्ययन कर लेना चाहिए। भाषा विज्ञान के माध्यम से उसे उस संस्कृति के बारे में, उसके पूरे इतिहास के बारे में आसानी से पता लग सकता है कि वह वहाँ की भाषा कैसे विकसित हुई, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के लोगों का व्यवहार, सांस्कृतिक विचारधाराएं, इन सभी के बारे में हम भाषा विज्ञान के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो संशोधन में भी भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो भाषा विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमने, गौण विषय क्षेत्र में हमने 4 चीजों का अध्ययन किया। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, भाषा का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है, भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, लिपियों का विकास किस प्रकार हुआ, यानी कोई भी लिपि किस प्रकार से विकसित हुई और उससे किस प्रकार भाषा बनी, और अंतिम है संशोधन, यानी किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए हमें संशोधन जो है, यानी ऐतिहासिक संशोधन जो है, वो बहुत उपयोगी माना जाता है। किसी भी भाषा या संस्कृति का अध्ययन करना है तो संशोधन जो है, भाषा विज्ञान रूपी संशोधन का हम सहारा ले सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने भाषा विज्ञान के गौण विषय क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसमें 4 बातों का समावेश किया गया है, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके आगे आने वाली कक्षा में हम भाषा विज्ञान के जो अंग है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः